हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं समर्पण आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे हम लोग आपके लिए लगातार लेके आ रहे हैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज जो कि आपके यूपीएससी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग हर एक वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नया इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, जिससे कि आपका वो पूरा पूरा इश्यू कवर हो जाए और आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए प्रीलिम्स और मेंस में, तो आप उसको सही से अटेम्प्ट कर सको। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जर्मनी में पॉलिटिकल क्राइसिस एक चल रहा है उसके बारे में। जर्मनी, आपको मालूम होगा कि जर्मनी कहां पे है। जर्मनी यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो आपका काम है मैप में ढूंढिए जर्मनी कहां है। अब जर्मनी में पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ है क्योंकि जब जर्मनी के अंदर एक डेट ब्रेक रूल है, उसके बारे में। तो वो डेट ब्रेक रूल क्या है उसके बारे में समझेंगे। जर्मनी का यहाँ पे बात हुई कि बजट के बारे में, क्योंकि जर्मनी कैसे अपना बजट प्रेजेंट करता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और अब जर्मनी के नेक्स्ट क्या होएगा, कि जर्मनी का पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करेंगे कि आगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सरकार गिर रही है, तो क्या हो सकता है आगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नवंबर 6 को क्या हुआ था कि जर्मनी की जो रूलिंग कोलिशन है, ट्रैफिक लाइट कोलिशन, अब ये जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, ये कुछ महीने पहले इंडिया भी आए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये जो कोलिशन है, इस पे तीन इंपॉर्टेंट कोलिशन क्या होती है, जब एक पार्टी गवर्नमेंट ना बनाए, एक से ज्यादा दल बनाए, तो वो कोलिशन होता है। जैसे आपने इंडिया में भी कई बार देखा होगा, जैसे एनडीए कोलिशन है, यूपीए कोलिशन है, इस तरह के आपने देखे होंगे। तो इसमें इनकी पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेट, एसएफडी, ये उसके हेड है। तो ये कोलिशन एसएफडी से बनी है, सोशल डेमोक्रेट से बनी है, ग्रीन्स एक पार्टी है उससे बनी है, और फ्री डेमोक्रेट एफडीपी एक पार्टी है। ये तीन पार्टी से ये कोलिशन बनी है। तो ये जो कोलिशन, ये जो इनकी गवर्नमेंट थी, ये गिर गई। कब गिर गई, जब जो जर्मन चांसलर है ओलाफ स्कॉल्स, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर क्रिश्चियन लिंडनर को, यहाँ पे एन होएगा, लिंडनर को फायर कर दिया। अब ये क्रिश्चियन लिंडनर क्या है, ये फ्री डेमोक्रेट्स के लीडर हैं। जब इनको फायर किया तो ऑब्वियसली ये इन्होंने अपनी रूलिंग कोलिशन को छोड़ दिया, और इनकी पार्टी जब इस कोलिशन को छोड़ेगी, ट्रैफिक लाइट कोलिशन को छोड़ेगी, तो क्या होएगा, इनके इस कोलिशन के पास इतनी मेजोरिटी नहीं रह पाएगी, जैसा हमारे यहाँ होता है वैसे इनका, कि इनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं रह पाएगी कि ये अपने जो जर्मन पार्लियामेंट है उसका कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सके या उसके मेजोरिटी को मेंटेन कर सके, क्योंकि इनको मेजोरिटी मिल रही थी इनकी पार्टी के पार्टिसिपेशन से। अब इनकी पार्टी इनके फायर होने की वजह से छोड़ के चली गई, जिसकी वजह से अब इनकी कोलिशन जो है वो गिर रही है, क्योंकि अब उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस नहीं रह गए। तो क्या होएगा, जब इनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो अब क्या होएगा कि दिसंबर 16 को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा जर्मनी के पार्लियामेंट में, जिसको मतलब ये श्योर है कि मिस्टर स्कॉल्स, जो ओलाफ स्कॉल्स है, उसको लूज कर देंगे, क्योंकि इनका एक घटक दल निकल चुका है, इसके मेंबर से बगैर अब इनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो ये जो दिसंबर 16 को होने वाला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वोट है जर्मन पार्लियामेंट में, उसको ये हारने वाले हैं। दिसंबर 16 को होएगा ये। तो इसकी वजह से ओलाफ स्कॉल्स ने क्या किया है, इन्होंने कॉल किया है इलेक्शंस, बोला है कि जो फरवरी 23 2025 में, मतलब नेक्स्ट साल जो आने वाला है, फरवरी 23 25 में इन्होंने बोला है कि जर्मनी की जो जर्मनी है, वहां पे इलेक्शंस होंगे एक नया चांसलर चुनने के लिए। उसको स्नैप इलेक्शंस बोले जाते हैं, क्योंकि वो जो इलेक्शन की शेड्यूल्ड डेट थी सितंबर 2025 में, उससे पहले करवाए जा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में ये इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस वोट चलेगा, जिसको ये हारने वाले हैं, ये श्योर है। तो इन्होंने फरवरी में ही इलेक्शन कॉल कर लिया है कि इलेक्शन होंगे जर्मनी में, इलेक्शन होंगे नया चांसलर या नई गवर्नमेंट चुनने के लिए, जो कि स्नैप इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वो शेड्यूल्ड जो इलेक्शन होने वाला था उससे पहले हो जाएंगे। शेड्यूल कब था जर्मनी का इलेक्शन? सितंबर 2025 में। अब ये जो कोलिशन है, इसके बारे में ये बोला जा रहा था कि ये कभी ना कभी तो गिरेगी, अपना टाइम पूरा नहीं करेगी, क्योंकि इस कोलिशन में लगातार कांस्टेंट इन फाइटिंग हो रही है कई की इश्यूज के पर जैसे किसके
कौन कौन से मेन इश्यूज हैं जिनके ऊपर ये लड़ते रहते हैं इनके कोलिशन पार्टनर्स। बजट के रिलेटेड, यहाँ पे अभी हम लोग जर्मनी का बजट के बारे में पढ़ेंगे। जो यूरोप में और क्या चल रहा है, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, तो वॉर जो चल रही है रशिया यूक्रेन की वॉर, उसके रिलेटेड भी यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है इनके बीच में। और डिफेंस और एनर्जी स्पेंडिंग, कि डिफेंस एक्सपेंडिचर कैसे किया जाए, एनर्जी एक्सपेंडिचर किया जाए कैसे किया जाए, उसके रिगार्डिंग इनके बीच में प्रॉब्लम्स है दोनों के बीच में। और वही प्रॉब्लम अल्टीमेटली क्या हुआ, इतनी बड़ी हो गई कि इनको अपने फाइनेंस मिनिस्टर को फायर करना पड़ा और अल्टीमेटली इनकी गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। अब दोनों के बीच में एसडीपी, ओलाफ स्कॉल्स और जो आपके क्रिश्चियन लिंडलर, इनके बीच में डिफरेंसेस इन मुद्दों पे थे। पर मुद्दों में और क्या क्या था जिसकी वजह से डिफरेंसेस इतने बड़े हो गए कि जो जर्मन चांसलर की जो पार्टी है एसडीपी और जो दूसरे हैं ग्रीन्स, ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, पैसा लगाए इकोनॉमी में। और उसको लगाएगी कैसे, बोरो करके। जो गवर्नमेंट है कहीं बाहर से बोरो करे, अपनी बोरोइंग बढ़ाए और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। लेकिन ये जो क्रिश्चियन लिंडर की पार्टी है एफडीपी, ये प्रो बिजनेस पार्टी है। उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया कि बोरोइंग मत बढ़ाओ। और जर्मनी का एक रूल है डेट ब्रेक रूल, जिसकी हम लोग बात करी थी। उन्होंने बोला कि इस रूल पे हम लोग आएंगे अभी, कि इस रूल्स का स्ट्रिक्ट अडेयरेंस होना चाहिए, बोरोइंग को नहीं बढ़ाना चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने बोला कि स्ट्रिक्ट अडेयरेंस करो इस रूल का, जो कि, और ये रूल क्या करता है कि एक लिमिट के बियॉन्ड गवर्नमेंट को बोरो करने से प्रोहिबिट करता है, रोकता है। उन्होंने बोला कि इस रूल को फॉलो करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ओलाफ स्कोल्स जो है उस रूल को बाईपास करना चाह रहे थे। उसके अलावा भी एफडीपी ने क्या क्या मांगा है कि जो वेल्दी है उनको टैक्स कट दिया जाए, टैक्स में रिलीफ दी जाए, और ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाया जाए। ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या है, वही कि अपनी गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग कम करनी चाहिए। कहां पे डिफेंस स्पेंडिंग कम करनी चाहिए, एक्सपेंडिचर, एनर्जी की स्पेंडिंग कम करनी चाहिए, जिसको बाकी की दोनों पार्टीज ने, सोशल डेमोक्रेट्स ने और ग्रीन्स ने अपोज किया था। और जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि सरकार ही गिर गई। अब जर्मनी का डेट ब्रेक रूल क्या है, जो कि बहुत ही आजकल न्यूज में है। डेट ब्रेक रूल की बात करते हैं। ये डेट ब्रेक रूल क्या है, ये एक रूल है जो कि जर्मनी की बोरोइंग, जो कंट्री की गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर करने के लिए जो बोरो करती है, उसको लिमिट करती है किस पे, 0.35% ऑफ जीडीपी। मतलब जो भी जर्मनी की जीडीपी होगी, गवर्नमेंट उसके 0.35% से ज्यादा बोरो नहीं कर सकती। और इस लिमिट को, इस रूल को, जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको वहां बेसिक लॉ बोला जाता है, वहां पे लिख दिया गया था 2009 के अंदर। कि जो कब था, 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 2009 में उन्होंने अपने अमेंडमेंट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस रूल को डाल दिया था। क्योंकि यहां पे क्या होता, 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बोरोइंग की थी, उनके बहुत पैसे बोरो किए थे ताकि इकोनॉमी में लगाया जा सके, जिसकी वजह से उनके जो फाइनेंसेस थे वो बिगड़ गए थे। और उन फाइनेंसेस को वापस कंट्रोल में करने के लिए इस रूल को लाया गया और सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया गया। अब ये जो रूल है, ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए लीगली बाइंडिंग बन गया था 2016 में, और जो स्टेट्स, वहां के जो स्टेट्स हैं उनके लिए 2020 में लीगली बाइंडिंग हो गया था। इस तरह का कोई भी रूल यूरोपियन यूनियन की किसी दूसरी कंट्री में नहीं है। इस तरह का स्ट्रिक्ट बोरोइंग रूल केवल जर्मनी में ही है। और जो ये रूल है डेट ब्रेक रूल, वो क्या लिमिट करती है, वो जो गवर्नमेंट है, जर्मन गवर्नमेंट है, उसकी बोरोइंग को लिमिट करती है। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट बोरो करेगी और उसका रेकलेस एक्सपेंडिचर करेगी, तो जो बर्डन है वो फ्यूचर जनरेशंस पे पड़ेगा। कैसे, क्योंकि फ्यूचर जनरेशंस को, जो गवर्नमेंट है, आगे वाली जो फ्यूचर गवर्नमेंट होगी, उनको जो पैसा मार्केट से उठा रहे हैं उसके बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट या ब्याज देना पड़ेगा। तो उनको ह्यूज इंटरेस्ट रेट में उनको मालूम है, क्योंकि ये आगे चल के फ्यूचर में ये ह्यूज इंटरेस्ट रेट, जो गवर्नमेंट जो भी टैक्स रेवेन्यू लेके आएगी, उसका कुछ परसेंट अच्छा खासा जो पोर्शन है वो इंटरेस्ट रेट्स को अदा करने में चला जाएगा। और जो अल्टीमेटली ये बर्डन है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर पड़ेगा। अभी की जो गवर्नमेंट है वो ले लेगी पैसा मार्केट से और आज की जनरेशन पे लगा दे, लेकिन फ्यूचर की जो गवर्नमेंट आएगी उनको क्या करेगा, गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को इतना पैसा नहीं रह पाएगा कि वो
उस फ्यूचर जनरेशन पे लगा सके, क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो जो टैक्स रेवेन्यू है वो चला जाएगा किस चीज में, इन्हीं जो आज की डेट में जो लोन लिए जा रहे हैं उसके इंटरेस्ट रेट को चुकाने में चला जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को हर साल अपना बजट मैनेज करना पड़ता है किसी की तरह से, क्योंकि इनको हर साल जितनी भी बोरिंग रखनी पड़ती है वो इंश्योर करना पड़ता है कि वो बोरिंग जो है कभी भी 0.35% ऑफ जर्मन जीडीपी से ज्यादा ना जाए। लेकिन इस रूल में, इस जो डेड ब्रेक रूल है उसमें एक एक्सेप्शन क्लॉज दिया गया, जो कि जर्मन पार्लियामेंट, जिसको बुंडेस्टैग बोलते हैं, उसको अलाउ करता है कि उस डेड ब्रेक रूल को कुछ टाइम के लिए सिंपल मेजोरिटी से सस्पेंड कर दे। किस केस में, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के बियॉन्ड हो, मतलब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो बुंडेस्टैग को ये जो एक्सेप्शन मिला हुआ है कि सिंपल मेजोरिटी से इस रूल को वो बाईपास कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। और बुंडेस्टैग ने 2020 से 2022 के बीच में इस एक्सेप्शन को यूज भी किया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक आया था 2020 में, और रशिया और यूक्रेन की वॉर भी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जर्मनी में एनर्जी क्राइसिस आया गया था। और जर्मनी में एनर्जी क्राइसिस कैसे आया था उसको समझते हैं। जर्मनी में एनर्जी क्राइसिस इस वजह से आया था क्योंकि जर्मनी जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर्स है, जिसमें जर्मनी यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए और सिक्योरिटी बिल्डिंग कैपेसिटी के लिए जर्मनी पैसा देती है यूक्रेन को। जर्मनी ने यूक्रेन की सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के लिए 2024 में ही लगभग 2024 में लगभग जर्मनी ने यूक्रेन को 7.1 बिलियन यूरो दिए हैं। किसने? जर्मनी ने दिए हैं यूक्रेन को, ताकि वो रशिया से लड़ सके। इतने पैसे जर्मनी ने 2024 में ही दिए हैं, तो 2023 में भी लगभग कुछ अमाउंट दिया गया होगा, 2022 में भी कुछ अमाउंट दिया गया होगा, जिसकी वजह से अब इस वॉर में जर्मनी किसका सपोर्ट कर रही है? यूक्रेन का सपोर्ट कर रही है। लेकिन जर्मनी के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जर्मनी जो है वो रशिया की एनर्जी सप्लाईज के ऊपर डिपेंडेंट था। उसको रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस चाहिए रहता था, ताकि जो एनर्जी है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है, जो एनर्जी का जर्मनी कहाँ पे है? यूरोप में, तो वहां पे फ्यूल लगता है ठंड में, विंटर में हीटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल लगता है, बाकी चीजों के लिए भी फ्यूल लगता है, इंडस्ट्रीज में फ्यूल चाहिए रहता है। तो वो इस चीज के लिए रशिया से आने वाली नेचुरल गैस और ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब जब रशिया, आप यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन के साथ दोगे तो रशिया क्या करेगी? रशिया अपनी एनर्जी की सप्लाई है वो कट कर लेगी, वो जर्मनी को नहीं देगी। और जर्मनी को भी यही करना पड़ेगा कि जर्मनी को वो जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो उनको कहीं और डिपेंड करना पड़ेगा। तो रशिया ने जब बदले में, जब उन्होंने देखा कि यूक्रेन को जर्मनी हेल्प कर रही है, तो रशिया ने अपनी सप्लाईज कट कर ली, जर्मनी को देने से मना करके, जिसकी वजह से जर्मनी में क्या हुआ? एनर्जी क्राइसिस हो गया। अब उनको यही ऑयल और नेचुरल गैस कहीं और बाहर से, दूर से, किसी और कंट्री से ज्यादा पैसे में मंगाना पड़ रहा था। तो उनको ऑब्वियसली एनर्जी स्पेंडिंग, जो एनर्जी के ऊपर स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, वो बढ़ जाएगी। तो जब इस वजह से क्या हुआ कि जर्मनी में एनर्जी क्राइसिस आ गया, और एनर्जी क्राइसिस किस में बदल गया? फिस्कल क्राइसिस में बदल गया, क्योंकि अब उनको नेचुरल गैस और ऑयल अगर बाहर से इंपोर्ट करना है तो ज्यादा पैसे में करना पड़ रहा था। तो ये क्राइसिस में जर्मनी डूबा, और इसकी वजह से क्या कहते हैं, जर्मनी में प्रॉब्लम आई, ये गवर्नमेंट अल्टीमेटली गिरी, क्योंकि यहीं पे जो कोलिशन था, जो कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, उसमें दो, क्योंकि जो एसएफडी थे वो उनको जब एनर्जी पे खर्च करना चाह रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हमको इस जो डेड ब्रेक रूल है 0.35% वाला, इसको थोड़ा सा सस्पेंड करना पड़ेगा, इसको बाईपास करना पड़ेगा, ताकि हम मार्केट से बोरो कर सके और अपनी पब्लिक के ऊपर खर्च कर सके, एनर्जी के ऊपर खर्च कर सके। यूक्रेन को वॉर में हेल्प करना है तो वहां भी पैसा देना पड़ेगा, उसके हेल्प कर सके। लेकिन जो एफडीपी दूसरी पार्टी थी, क्रिश्चियन लिंडर वाली, वो उस चीज का अपोज कर रही थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ओलाफ स्कोल्स ने, जर्मन चांसलर थे, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को फायर कर दिया, और जब फायर किया उन्होंने तो ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट गिर गई। अब हम लोग देखते हैं कि जर्मनी अपने बजट को कैसे मैनेज करती है,
क्योंकि उनको हर साल इस चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं अगर वो डेड ब्रेक रूल को फॉलो कर रहे हैं कि उसको एक्सपेंडिचर 0.35% से ज्यादा ना जाए। लेकिन क्या है, अभी जर्मनी के ऊपर कई दिक्कतें, क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक था, डिफेंस के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है, एनर्जी के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और भी वेलफेयर के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। तो अब हर चीज बजट के थ्रू गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस अपने डेड ब्रेक रूल को बाईपास करने के लिए उन्होंने क्या किया था और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए क्या किया था, उन्होंने कई स्पेशल फंड्स जर्मनी ने बना रखे थे जो कि बजट से अलग है, जिनका बजट के अंदर अकाउंटिंग नहीं होती, और उन फंड्स को वो यूज करती थी अपनी स्पेंडिंग के लिए, जिससे कि डेट ब्रेक की जो लिमिट है उसको ब्रेक किए बगैर, उसको वॉयलेट किए बगैर वो अपनी बाकी इकोनॉमिक स्पेंडिंग में यूज करती थी। और कुछ ऐसे फंड्स कौन कौन से हैं? क्लाइमेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन फंड, क्लाइमेट बहुत बड़ा मुद्दा है जर्मनी में, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, फेडरल आर्म्ड फोर्सेस फंड। तो इस तरह के कुछ और भी फंड हैं, ये 3 मेन फंड है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर क्लाइमेट से रिलेटेड उसको कुछ पैसा लगाना है तो इस फंड से लेके लगाती है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो इस फंड से लेके लगाती है, अपने आर्म फोर्सेस के लिए कुछ करना है तो वो यहां से लेके लगाती है। और ये जो फंड्स हैं, ये उनके बजट के बाहर रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनको डेड ब्रेक रूल को हर बार फॉलो नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहां पे भी एक मुद्दा आ गया था, नवंबर 15 2023 में वहां की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने ये रूलिंग करी, उसने ये एक ऑर्डर किया कि पेंडेमिक टाइम में जो अनयूज्ड डेट जर्मन गवर्नमेंट ने ले रखी थी, जो कि लगभग 60 बिलियन यूरो की थी, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस बोरोइंग को, उस बोरो किए हुए पैसे को गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्लाइमेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन फंड में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन इस पैसे को ट्रांसफर करने का जो एक्ट था उसको जर्मनी की जो कोर्ट थी उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अब क्या हुआ कि अभी तक तो वो पैसा लेके बोरो करके काम चला रहे थे और इस फंड को कहीं ना कहीं से फाइनेंस कर रहे थे। अब अब कोर्ट ने इस फंड में पैसा डालना चाह रहे थे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो 60 बिलियन यूरो का जो फंड है वो क्या होएगा, वो जर्मनी को अपने वो पैसे को क्या जर्मनी को अपने बजट में ही दिखाना पड़ेगा। जब बजट में दिखाएंगे तो डेड ब्रेक रूल ऑब्वियसली क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, डेट की जो लिमिट है वो ब्रेक हो रही थी। और उस लिमिट को एक पार्टी चांसलर ओलाफ स्कोल्स की पार्टी ब्रेक करना चाहती थी, तो दूसरी पार्टी नहीं ब्रेक करना चाहती। तो इस वजह से ये जो कोर्ट का ऑर्डर था वहां के, उसने भी इस कोलिशन को के बीच में और दरार डाल दी। अब ये सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट गिर गई। अब नेक्स्ट क्या है इस मुद्दे में, जर्मनी के पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करें तो नेक्स्ट क्या है वहां पे, अब नई गवर्नमेंट बनेगी, नए फिर से इलेक्शन हो रहे हैं जिसके बाद नई गवर्नमेंट बनेगी। तो उस कुछ ओपिनियन सर्वे हैं जो ये कह रहे हैं कि एक और अपोजिशन अलायंस है जिसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सीडीयू और क्रिश्चियन सोशल यूनियन एससीयू के जो लीडर है फ्रेडरिक मर्स, ये लीड कर रहे हैं ओलाफ स्कोल्स के कंपैरिजन में, मतलब कि अगले चांसलर ये बन सकते हैं। लेकिन जर्मनी में एक प्रॉब्लम और भी है, अगर आप जर्मनी की हिस्ट्री जानते होगे तो ये आपको मालूम होगा कि जर्मनी में ही कौन थे, हिटलर था, उसकी नाजी पार्टी थी। तो वो वाली जो फार राइट वाली आइडियोलॉजी है वो जर्मनी में कहीं ना कहीं अभी भी बची है। और उसको हम लोग देखते हैं, एक जर्मनी की ही पार्टी है एएफडी, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, जो कि फार राइट पार्टी है, जो कि धीमे धीमे इन्फ्लुएंस गेन कर रही है, क्योंकि नाजीज के जाने के बाद उस तरह की जर्मन पब्लिक ने उस तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने से मना कर दिया था कि हम लोग इस तरह की आइडियोलॉजी कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज की डेट में एएफडी, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ये जो पार्टी है ये कहीं ना कहीं न्यू नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है और ये भी धीमे धीमे इन्फ्लुएंस गेन कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली एक स्टेट है जर्मनी का थुरिंजिया, जिसका नाम है थुरिंजिया, फर्स्ट टाइम हिटलर के टाइम के बाद फर्स्ट टाइम किसी भी फार राइट पार्टी ने यहां का इलेक्शन जीता है। ये फर्स्ट इलेक्शन है जो हिटलर के बाद किसी भी फार राइट पार्टी
ने जर्मनी में कोई स्टेट इलेक्शन जीता हो। हालांकि ये स्टेट इलेक्शन है वहां की पर्टिकुलर प्रोविंस की, वहां पे ये गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट बना सके एएफडी, अभी तो नहीं लगता कि वो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बना पाएंगे, कि गवर्नमेंट को लीड करेंगे या फिर कोलिशन में आएंगे वो। लेकिन ये पक्का है कि अगर इलेक्शन होता है तो एएफडी को पहले से ज्यादा शेयर मिलेगा, जो कि प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि एएफडी की जो विचारधारा है, जो एएफडी की आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं हिटलर की आइडियोलॉजी से मिलती है। और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही जो एएफडी के एक लेजिस्लेटर को, एक एमपी को सजा सुनाई गई है, क्योंकि वो उनके कुछ न्यू नाजी ग्रुप्स के साथ, जो कि बैंड ग्रुप्स थे, उनके साथ कुछ रिलेशंस थे। और कहीं ना कहीं पे ये भी प्रपोजल है कि एफडी को बैन किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही टोटली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है। ये नहीं चाहती कि जर्मनी में किसी भी टाइप का कोई भी इमिग्रेंट आके रहे। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक कि जर्मनी के पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था, कि कैसे उसको हमने समझा, क्या फ्यूचर होगा जर्मनी का, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या, उसके बारे में समझे, क्योंकि ये अभी बहुत ही न्यूज में था। और कि क्यों ये पॉलिटिकल क्राइसिस आया, डेड ब्रेक रूल क्या था, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो डाउट भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है, और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय।